अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तारिक सर, वेलकम टू जामिन क्लासेस। कल के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में हमने पढ़ा था। जो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे या हमें उसमें पता होता है जो मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं जो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी रीजन में, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में हम देखेंगे वो। तो जब आपको इसका पता नहीं होगा पहले ये अल्ट्रावायलेट रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी रहेगी उन चीज़ों को समझने के लिए। तो हम पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, तो उसके बाद हम आ जाएंगे लिमिटेशंस ऑफ मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे आ जाएंगे, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी और उन लिमिटेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बिफोर उसका जो वो टॉपिक है उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरली क्या चीज़ होती है, ये फॉर एग्जांपल एक अरेंजमेंट होता है। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? फॉर एग्जांपल हमारा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास बहुत सारे मतलब ऐसे बंदे सामने बैठे हैं, ठीक है ना, तो हमने उनको अलग अलग अरेंजमेंट दे दी। तो जो टॉल बंदे थे उनको अलग रख दिया, जो शॉर्ट थे उनको अलग, जो उससे शॉर्ट थे उनको अलग रख दिया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका एक अरेंजमेंट होता है ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जैसे कि हमने पढ़ा जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इनकी होती है या वेवलेंथ इनकी जो होती है, ऑन द बेस ऑफ दैट इनको हम अरेंज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्पेक्ट्रम हमने बना दिया। तो इसमें क्या है, कॉस्मिक रेज हमने बता दिया, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, लॉन्ग रेडियो वेव्स। अब इनकी हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर हम एक्स रेज की मतलब बात करेंगे, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी कहाँ तक कहाँ आती है और किसके बिटवीन आती है, किसके बीच में आती है। इनकी जो वेवलेंथ है, जो उनका लैम्डा है, वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है। क्योंकि परहैप्स आपको इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो आपके पास दिया होगा विजिबल रीजन, उसका रेंज क्या होता है। तो आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास जब बहुत सारे, अभी हायर क्लास का है, थोड़ा मैं क्लू देता हूँ, आपकी नॉलेज आपके मतलब सिलेबस का नहीं है। जब हम किसी कंपाउंड का फिर जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन निकालते हैं वो इंफ्रारेड से निकालते हैं, ठीक है ना, IR से निकालते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है कौन सी किसका क्या मतलब ये है वेवलेंथ है, तो उससे पता चल जाता है हमें ये कौन सा कंपाउंड है। तो इसका बहुत यूज है, तो इसीलिए इसको हमें पहले जानना जरूरी है। तो ये क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखोगे मैंने ऊपर जो यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी के हैं और नीचे है वेवलेंथ के। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो यूनिट है हर्ट्ज है। ऐसे ही जो लैम्डा है ये वेवलेंथ का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहां हम देखेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखेंगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले बहुत थी, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या करती है, ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है यहाँ पे, वेवलेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो यहीं पे मैंने बता दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको हम अरेंजमेंट देते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, मैं एक ट्रिक बताता हूं यहाँ पे आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, इनको हम all electromagnetic radiations in the electromagnetic spectrum are arranged on the increasing order of their wavelength. For example, wavelength का मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसका हेड ऊपर की तरफ है, अगर आप ऐसे इसको करोगे, ठीक है ना, मैं इंक्रीज को ऐसे दिखाऊंगा, डिक्रीज को ऐसे दिखाऊंगा,
ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। अगर मैं इंक्रीज की बात करूंगा तो वेवलेंथ जो है हमारी, इसको रिप्रेजेंटेशन लैम्डा से करते हैं। लैम्डा का जो ये ऊपर की तरफ आता है ये हेड, अगर मैं ऐसे करूंगा इसका मतलब है इंक्रीज। तो आप यहां पे यही चीज याद रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के केस में। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी है तो ये कैसे याद रखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का न्यू है जो रिप्रेजेंटेशन इससे न्यू से करती है ग्रीक लेटर से, तो इसका जो हेड है वो नीचे की तरफ है, तो इससे आपको याद रहेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ये नंबर दिया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पे आई होप कि आपको ये दो चीजें अच्छे से, ये डेफिनेशन इसकी अच्छे से समझ आई होगी। डस्टर मैंने कहां पे रखा था, मैं इसको थोड़ा रब करता हूं। चलो यहां पे है ही नहीं, मैं इससे रब करता हूं। तो ये चीज आपने देख ली यहां पे, तो हो गई हमारी पहली बात। यहां पे हमने देखा जो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो यहां आपको फिर एक और मैं ट्रिक बताता हूं इसको याद करने के लिए। वैसे आप इसको मतलब सिंपली मतलब खुद भी इसको आप पढ़ सकते थे या खुद भी इसको आप बुक पे देख सकते थे, लेकिन अब ये क्या है थोड़ा ट्रिक मैं देता हूं इसको आप याद करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको अगर आप खुद ही पढ़ते इसको, आप इस जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक है इसको आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है, ये हमारी बहुत काम की चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो 10 मैंने देखा 10 to 24, 22, 10, 18, 10 to 16, 10 to 14 अप टू 10 to 0, तो नीचे भी ऐसे ही नंबर्स दिए। तो ये हमें क्या करना है, पहले हमें एक चार्ट बनाना है, ठीक है ना। हमें एक ऐसे एक रेक्टेंगल सा चार्ट बनाना है, ठीक है ना। चार्ट बना दिया आपने, फिर आपको क्या करना है काम, फिर आपको ये 13 टाइम्स ये 10 लिखने है। तो आपने ये अगर आप इसको काउंट करके 13 टाइम्स है, तो फिर यहाँ से 10 to 24 है हमारा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करता जाएगा। आप 2 यूनिट इसमें रिड्यूस करोगे, कम करोगे, तो वो आपका 0 तक पहुंचेगा। यहाँ से 10⁻16 इसको ये वेवलेंथ है इंक्रीज कर जाएगी, इसको 2 यूनिट बढ़ाओगे तो आपका ये बन जाएगा। फिर इसमें आता है ये चीजें आप कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैं न्यूमोनिक से देता हूं। सुजुवी आई एम रेडी फॉर लव। सुजुवी आई एम रेडी फॉर लव। सुजुवी से हो गया कॉस्मिक रेज, यहाँ पे एक्स रेज, यहाँ पे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये साथ में। मैं इसको अभी आपको बताता हूँ ये कैसे आ गया। एक्स रेज हो गया एक्स से, यू से आ गया अल्ट्रा वायलेट, वी से हो गया विजिबल जो इसके बीच में है, ठीक है ना, ये भी मैं समझा दूंगा। फिर है इन्फ्रा, फिर है माइक्रो, फिर है रेडियो वेव्स, फिर है लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो फिर इसको काटना कैसे है, मतलब आपने ये चीजें लिखी, तो आप इसके लिए भी आप एक न्यूमेरिक से याद रखो 313, जो स्वाभाविक थे ना 313, तो ऐसे आप याद रखो 1 2 3। इसका मतलब है पहले इसको 3 भाग में काटना है, 3 नंबर्स, आफ्टर 3 नंबर्स तो आपने काट लिया 3 1 2 3, फिर 1 टाइम्स, तो एक्स रेज 1 टाइम्स काटना है, फिर से 3 टाइम्स स्पेक्ट्रम को काटना है 1 2 3, मतलब 3 नंबर्स इसमें आने थे, मतलब ऐसा इसको स्क्वायर में काटना है, 3 नंबर्स इसमें आने चाहिए। तो फिर 1 नंबर इसमें माइक्रोवेव का आना चाहिए, फिर ऐसे 2 नंबर्स आने चाहिए, फिर ऐसे लास्ट में 3 नंबर्स आने चाहिए। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आपको अब मतलब ऐसे मगअप या हम रटने की बोलते हैं ऐसे इसको, क्योंकि इस चीज़ को आप मगअप ही कर सकते हो ना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे मैं अगर बता दूं इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, आप कैसे उसको याद करो। ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ ये को आपको मगअप ही करनी है, इसमें और कोई तरीका नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम थोड़ा न्यूमेरिक्स दे दें, ये मतलब इसको इजी से आप रट पाते हो। तो सुजुवी आई एम रेडी फॉर लव फॉर दैट, मतलब कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी, IR, तो इसके लिए है। और 313 313 1 2 3 इसके लिए है, जो 3 पहले 3 3 1 3 1 2 3 3 में काटना है, 1 नंबर में काटना है, 2 नंबर में काटना है, ऐसे लास्ट में 3 नंबर में काटना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ, लेकिन यहां से ध्यान रखना जो यूवी और IR है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज है, ठीक है ना, इसके बीच में आपका विजिबल रीजन आता है, इसके बीच में आपका विजिबल रीजन आता है, और उसका जो रेंज है वो 400 to 750 नैनोमीटर होता है। अगर आपको बताएगा आपको कोई विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो किसके बराबर में होता है, वो किसके बिटवीन में होता है, आप बोलोगे 400 to 750 नैनोमीटर या 4000 to 7500
एंगस्ट्रॉम में, अगर एंगस्ट्रॉम में देखना है तो इसको इस नंबर से डिनोट करना है, अगर नैनोमीटर में 400 to 750 नैनोमीटर। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻6 to 10⁻14 के बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ऊपर लिखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो खाली हमने यहाँ पे ये इसका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ का रेंज ये है। तो हमेशा जो विजिबल रीजन है हमारा, जो विजिबल रीजन है वो किसके बीच में आएगा, 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो यहां पे और एक चीज समझने हमें, जो यूवी है, जो विजिबल रीजन है, इसमें इतने कलर्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे, मतलब जिसके रेनबो में आप देखो जो विजिबल लाइट है वो मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये भी हम देखेंगे आगे एक्चुअली कलर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड का जो कलर है वो वाइट है, क्या ये एक्चुअली वाइट होता है? एक्चुअली कलर कुछ नहीं होता है, जो हमें यहाँ से वेवलेंथ की रिफ्लेक्शन होती है वही वो हम आगे पढ़ेंगे। वो इसमें आप अभी कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है ना। कलर होते हैं तो आप घर वालों को कहेंगे फिर कलर नहीं होता है तो वो पीटेंगे आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको वो अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे कलर रिफ्लेक्ट होते हैं, कौन से कलर एब्जॉर्ब, इमिट, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है जो कॉस्मिक रेज है उनका जो वेवलेंथ का जो रीजन है 10⁻24 to 10⁻, फ्रीक्वेंसी का जो है वो किसके रेंज में आता है, 10⁻24 to 10⁻20। अगर इसकी वेवलेंथ की रेंज जानी हमें 10⁻16 to 10⁻12। तो ये है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको थोड़ा अभी इसके जो यूजेस है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। कॉस्मिक रेज का यूज क्या है, एक्स रेज का यूज क्या है, तो वो हम अभी इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको ये चीजें समझा दूंगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब हम आते हैं इस कॉस्मिक रेज में। ये कॉस्मिक रेज क्या होती है, एक्सरे, ये सब जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जो हमने कल पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। इनके पास एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके साथ होता है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और किसके परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, जो हमने मैक्सवेल्स वेव थ्योरी में पढ़ा। फिर इसके हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी हमने पढ़ी। तो अब हमें यहाँ पे कॉस्मिक रेज या गामा रेज, ये क्या चीज होती है? ये जो कॉस्मिक रेज, ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है। यहां से हमें पता चल जाता है इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इनका जो वेवलेंथ रेंज है, ये कितनी हाईली एनर्जेटिक हो सकती है। तो यहां पे जो आउटसाइड द सोलर सिस्टम ये कॉस्मिक रेज हमारे पास आ जाती है। तो यहां पे क्या है, जब एटमॉस्फेयर में आ जाती है ये बहुत सारे पार्टिकल से इंटरेक्ट होती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है। उसके बाद वहां से क्या हो जाता है, न्यूक्लियॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव में पढ़ा था, कैसे डिकेइंग होती है, वहां से हमारे पास अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलते हैं। यहां से भी हमारे पास जब ये एटमॉस्फेयर में ऐसे बहुत सारे कुछ पार्टिकल्स, जैसे कि सोलर एनर्जी हमारे पास, विंड एनर्जी हमारे पास, या हमारे पास ऐसे बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में हैं। अभी तक कुछ नून है, कभी कुछ अननून है, तो उनके साथ ये टकराते हैं। वहां से वो पार्टिकल्स निकालते हैं, उनसे टकरा के वहां से न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, उनको आयोनाइज कर, गैस उसको आयोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया, वहां से हाइड्रोजन एक तरफ हो गया, मतलब जो पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो गए, ठीक है ना। तो यहां से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स या HZE आयन्स जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, हाई एटॉमिक नंबर जिनका होता है, या हाई एनर्जी जिनका होता है, या हाई एनर्जी न्यूक्लियस जिनको बोलता है, उनका जो चार्ज होता है वो ग्रेटर देन 3 होता है, यानी कि हैवियर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम न्यूक्लियस वो होते हैं। तो यहां से वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसी में से गामा रेज भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये कॉस्मिक रेज की वजह से गामा रेज प्रोड्यूस, इसलिए मैंने इसको साथ में ही रख दिया। तो इनका जो यूज है, जो इनका एप्लीकेशन पार्ट है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमें क्या लगती है, जब एटमॉस्फेयर में आ जाती है ये कार्बन 14 को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन ऑफ कार्बन 14 करती है, जो हमें किस पर्पस के लिए आती है, फिर कार्बन डेटिंग के लिए, रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें जानना है इस चीज की कितनी उम्र है, ठीक है ना। तो रेडियन कार्बन डेटिंग, जो जियोलॉजी वाले हैं वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इसको इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसको, कार्बन 14। लेकिन कार्बन 14 की प्रोडक्शन कैसे हो जाती है, ये बहुत ही
रेयर होता है कार्बन 14, जैसे कि ये आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है 12, 13, 14, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, लेकिन ये जो ये आइसोटोप है कार्बन 14, ये प्रोडक्शन ऑफ दिस जो एटमॉस्फेयर में होती है वो बिकॉज ऑफ दिस कॉस्मिक रेज होती है, ठीक है ना। तो यहां पे आपने देखा इसका जो यूज है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन 14, जिसको जो फिर किस में यूज आ जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। तो और एक यूज है इसका, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। अब मैं इसका पूरा प्रोसीजर बताता आपको कैसे ये कैंसर ट्रीटमेंट में हमें काम आ जाता है, लेकिन ये लेक्चर बायोलॉजी का नहीं है, ये थोड़ा लंबा जाएगा फिर, ठीक है ना। हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना था और उसका थोड़ा हमें एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए, ये कॉस्मिक रेज किसके लिए हमें यूज लगते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद एक्स रेज, आपको पता ही है एक्सरेज किसके लिए है, एक्सरेज है फॉर मेडिकल पर्पस के लिए, है ना, मेडिकल पर्पस के लिए। जब आपके पास दांत में कोई मतलब डीके आ जाता है या हड्डियों में कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर एक्सरे हम करते हैं, तो यहां से हमें इस एक्सरे क्या ये जो एग्जामाइन करता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो एक्सरेज का ये पर्पस है। अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये किस काम की आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो इनका मतलब हम अभी यूज पढ़ेंगे इनका, अभी हम इसका मतलब जो लिमिटेशन या हम मतलब इसका जो डिसएडवांटेज है वो नहीं पड़ेगा, हम यूज पढ़ रहे थे ना। अल्ट्रा वायलेट ये हमें किलिंग, जो मतलब कोई हमारा पास कोई सोल्यूशन होता है उसमें बैक्टीरिया को किल करना है, जर्म्स को किल करना है, या आप हायर क्लास में देखोगे जब हमारे पास सेल लाइन होती है उसमें बैक्टीरिया को किल किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे ये चीज आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, हम सोर्स एक आता है वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, जैसे कि हमारे पास सन ही है तो वैसे हम प्रोड्यूस भी आर्टिफिशियली कर सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज इस किस्म इस किलिंग, इट इज यूज्ड फॉर किलिंग द बैक्टीरिया एंड जर्म्स, या इसको यूज किस में किया जाता है, क्यूरिंग इंकस, रेजनस, ग्लूज जो होते हैं हमारे पास, उनको क्यूरिंग करने के लिए। क्यूरिंग मतलब ये प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग होती है, उनको हार्ड बनाने के लिए इंकस को, रेजनस को या ग्लूज जो हमारे पास होती है, जेल्स हमारे पास होती है, उस चीज में हमारे ये यूवी जो रेज है उनका यूज है। तीसरा हमारा जो हमारे पास नेक्स्ट वन है वो इंफ्रारेड रेज है। तो इसका जो यूज क्या है, इंफ्रारेड, आप बाहर बैठते हो तो आप मतलब जो फील जो मतलब हीट करते हो वो बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रारेड रेज है, ठीक है ना। तो हीटिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज है, या लेजर एप्लीकेशन में इसका यूज है, किसका, इंफ्रारेड रेज जो है लेजर एप्लीकेशन में इसका, लेजर एप्लीकेशन में इसका यूज है। लेजर एप्लीकेशन में कौन सा यूज है इसका, फॉर एग्जांपल जब हम टैटू को रिमूव करते हैं ना, या किसी मतलब स्किन पे कोई स्केयर होता है उसको रिमूव करने के लिए इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। या हमारे पास माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स को हीटिंग यानी कि इसको भी हीटिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि जस्ट लाइक कुकिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, या कम्युनिकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। आपके पास जो वायरलेस या वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वो रन करता है, वो काम करता है बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोवेव। फिर इसके पास आपको रेडियो वेव्स है, ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स जो होती है आपके पास वो भी मतलब कम्युनिकेशन के पर्पस में यूज होती है, सिग्नल के पर्पस में यूज हो जाती है। तो यहां पे जो रेडियो वेव्स, इसमें दो तरह के ऐसे FM और AM होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई साउंड है, आपको एनकोड करनी है रेडियो वेव्स में है, आप उसका जो फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड चेंज करते हो, बाद में उसको ब्रॉडकास्ट करते हो, तो वो टावर के जरिए उसको वो साउंड है वो उसको चेंज करता है, वो हमारे पास जो रेडियो में रिसीवर होता है हम उसको फिर एज साउंड वेव सुनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाता है या एम्पलीट्यूड चेंज किया जाता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये रेडियो वेव्स का काम है। आपको पता है कम्युनिकेशन सिग्नल, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स भी ऐसे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टावर्स है जिसमें ऐसे रेक्टेंगुलर शेप्स ऐसे एंटीना लगे होते हैं, या सर्कुलर शेप्स एंटीना लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लगे होते, वो क्या होते हैं, वो फॉर लॉन्ग रेडियो वेव्स के पर्पस के लिए होते हैं। ये भी मतलब कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हमें यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप ये चीज याद रखना। तो यहां पे एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, विजिबल रीजन जो आपके पास है उसमें
कहाँ से वो किस मतलब वेवलेंथ, उसका जो वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है, या फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो क्या है, या आपके पास पूछा जाएगा इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है या वेवलेंथ रेंज है वो क्या है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा मगअप करो, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो जो आपको थोड़ा मतलब ऐसे ही मतलब समझाने में याद रहेगा बस। इसमें थोड़ा मैंने ट्रिक बता दी, इसमें इसको अगर याद ही रखना है पूरा माइंड में तो 3 1 3 1 2 3 313 1 1 2 3 में भाग में काटना है इसको, इन नंबर्स को। और सुजुवी आई एम रेडी फॉर लव, दिस इज फॉर दैट, दिस इज फॉर द कॉस्मिक रेज एक्सरेज यूवी आईआर। तो इसको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको पहले ये 9th से ही सुनिए, आपको विब गायर, इसमें इतने कलर्स होते हैं, ये हम फर्दर भी पढ़ेंगे उसमें कैसे स्पेक्ट्रम में कैसे ये विजिबल लाइट मतलब ये इसका जो ये स्प्लिट होती है अलग अलग कलर्स में, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जाना, इसके मतलब जो उनके इनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी सारी हमारे पास थी उनका यूज़ हमने जाना। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो कल के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जो मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में उठाया उसके लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे आगे सिलेबस में क्या आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।